नमस्कार मित्रों, कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी बच्चों। इससे पहले की क्लास सारी आपने देख ली होंगी और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम विश्वास और उम्मीद आपसे कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखी है बच्चों तो लगातार क्लास देखना, और हमने आपसे पहले भी कहा कि लगभग 10 तारीख के आसपास आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा। इसके बाद में हम आपको टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, पहले पेपरों में जो आ चुके हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सप्तमी विभक्ति, जो कि हमारी कारक प्रकरण की लास्ट क्लास रहेगी। और कारक की बात करें तो अधिकरण कारक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो सभी टॉपिक डालेंगे अधिकरण कारक। यहां देखें, टॉपिक डालें अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और विभक्ति की बात करें तो बच्चों कौन सी होगी बताइए? सप्तमी विभक्ति। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अधिकरण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यदि इसके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या होगा बताइए? हमने आपको चिन्ह लिखवाए थे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पे पर। ठीक है, तो में पर ऐसे आपको समझना है, में पर। ठीक है, में पर। जैसे कि हमने कहा विद्यालय में, घर में, बाजार में। हमने कहा कि जैसे कि टेबल पर, हाथ पर, सिर पर, ठीक है, कोई सामान रखा हुआ है तो पर आ रहा हो या में आ रहा हो तो वहां पर हम समझ जाएंगे अधिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिकरण। ठीक है ना बच्चों? तो यहां हम आज सीखेंगे अधिकरण कारक क्या है, इसके कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से नियम हैं, कहां पर यह होता है। तो चलिए सबसे पहला सूत्र इसका हम समझते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि अधिकरण क्या है। ठीक है बच्चों? तो चलिए पहला सूत्र लिखें। यह हमारा पहला सूत्र है, आधारो अधिकरणम। लिखें सभी, आधारोधिकरणम। यहां पे आपका वो आएगा अवग्रह का चिन्ह, आधारोधिकरणम। देखिए ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों, आधारोधिकरणम। इसका क्या मतलब है एक बार मैं यहां नीचे लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण कहा जाता है। देखो बच्चों, हमने लिखा यहां पर क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। किसको कहते हैं अधिकरण? आधार को। अब आधार आप जानते हैं कि नहीं बताइए? वो वाला आधार नहीं है जो आधार कार्ड उस आधार की हम बात नहीं कर रहे हैं। निराधार दुनिया में कुछ भी नहीं है, आधार के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हम कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी हमारे लिए आधार हो गया। ठीक है, ये पेन है। ठीक है बच्चों, ये पेन हमारे हाथ पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? हाथ पर। तो हमारा हाथ इस पेन के लिए आधार बन गया। किसके लिए बन गया? पेन के लिए आधार। आपने टोपी लगा रखी है, टोपी सिर में लगा रखी है तो टोपी के लिए सिर हमारा आधार बन गया। आपने चश्मा लगा रखा है तो आंखों पर लगा रखा है तो आंखें आपके आधार बन गई चश्मे की। ठीक है, जहां पर कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, वो आधार है उसका। जैसे मान लो आप खड़े हुए हैं स्टूल के ऊपर तो स्टूल आपका आधार हो गया, और पृथ्वी तो सबका आधार है, सबको रोके हुई है, सबको मतलब सबको उठाए हुई है, ऐसे मान लो आप। ठीक है बच्चों, आप मान लो टेबल पर कुछ पुस्तकें रख देते हैं तो पुस्तक का आधार टेबल हो जाएगा। आपने मोबाइल को रख दिया कहीं पर तो जहां पर रखा है वो मोबाइल के लिए आधार हो जाएगा। तो आधार आप समझ गए होंगे। क्रिया के आधार को, क्रिया का जो आधार है ना, उसी को अधिकरण कहते हैं। आधार हमने समझा दिया। क्रिया कोई भी हो सकती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बच्चों, बहुत सारी क्रियाएं। जैसे कि आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, दौड़ना भागना, नाचना गाना बजाना, ये सब क्रियाएं हैं। और संस्कृत में इनको धातु के नाम से हम जानते हैं। तो इन सभी क्रियाओं का जो भी आधार रहेगा उसके हम क्या बोलेंगे? अधिकरण। तो अब हम इसमें अधिकरण सीख चुके हैं बच्चों। अधिकरण हमने लिखा यहां पर कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है बच्चों। आगे और लिखें, यह आधार जो होता है बच्चों, लिखें यह आधार साक्षात नहीं होता बच्चों,
यह आधार साक्षात नहीं होता बल्कि कर्ता व कर्म, कर्ता व कर्म के द्वारा होता है। देखिए, हमने कहा कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, फिर लिखा कि यह आधार जो होता है बच्चों वो साक्षात नहीं होता। कैसे होता है? फिर कर्ता व कर्म के द्वारा होता है। हमने अभी कहा कि क्रियाओं या कोई भी हमारी जो धातु है उसके माध्यम से होगा, तो उसको करने वाला कोई तो होगा ना। तो वहां पर देखो कर्ता या कर्म कोई भी होगा तो कर्ता और कर्म के द्वारा ही आधार बनेगा आपका। इसीलिए लिख दिया है कि आधार साक्षात नहीं होता बल्कि कर्ता कर्म के द्वारा होता है। यह चीज हम जब उदाहरण आपको देंगे तब आप आराम से इसको समझ सकोगे। ठीक है, इसमें आगे और लिखें एक बात, देखो यहां पर क्रिया के घटित होने के, लिखो क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को, स्थान या समय को आधार कहते हैं। मैंने यहां पर इसको और स्पष्ट कर दिया, आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है। देखो बच्चों, अब इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शंका समाधान के। देखो, क्रिया के घटित होने के स्थान, कोई भी क्रिया हो सकती है बच्चों, जैसे पढ़ने की हो सकती है, खाने की हो सकती है, दौड़ने की हो सकती है, भागने की हो सकती है। क्रिया के घटित होने के स्थान या समय को हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। जैसे हमने कहा कि मैं 5 बजे उठता हूं, मैं 5 बजे जगता हूं, तो यहां पर जो क्रिया घटित हुई है वो उसका जो समय है, ठीक है, वो हमारा आधार होगा। क्या होगा? आधार। ऐसे तो आधार जो होता है उसी की अधिकरण संज्ञा होती है हमारी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आधार क्या है और अधिकरण क्या है, और आधार और अधिकरण में दोनों में क्या आपस में संबंध है, ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि आधार क्या है। आधार मैंने एक उदाहरण प्रैक्टिकल बता दिया, इससे आप आराम से समझ जाओगे। जैसे ये हमारा पेन हाथ पर रखा हुआ है तो इस पेन के लिए हमारा हाथ आधार है। अब इसी तरह से आप दुनिया भर के सारे उदाहरणों को समझ सकते हो बच्चों। ठीक, क्लियर है? आगे चलो। अब आगे इसमें हम बताते हैं कि जो आधार होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति करेंगे। तो अगला सूत्र लिखें बच्चों, चलिए। तो नंबर 2 सूत्र आप यहां लिखेंगे बच्चों, लिखिए सप्तम्यधिकरणे च, लिखें सप्तम्यधिकरणे च। देखो सप्तम्यधिकरणे च, इसमें क्या हुआ है? सप्तमी धन अधिकरणे, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर। देखो यहां क्या लिख रहा है? सप्तमी अधिकरणे, ऐसा लिखा हुआ है सूत्र में। अब यहां पर सप्तमी और अधिकरण, इस जगह पर यण संधि कर दी, तो यण संधि करने से क्या हुआ? जो ई था वो ये में बदल गया, इसलिए हो गया सप्तम्यधिकरणे च। इसका मतलब हुआ अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है बच्चों, यही इसका मतलब है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा आप लिख लेंगे। तो सभी लिख लेंगे इसका अर्थ क्या है, लिखो सब, एकदम सिंपल है। अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। देखो बच्चों, हमने लिख दिया अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। अधिकरण क्या होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आधारो अधिकरणम, मतलब आधार जो होता है उसी को अधिकरण कहते हैं। आधार क्या होता है यह भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने जान लिया कि आधार क्या है, अधिकरण क्या है और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, इतना हम समझ चुके हैं। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो हम बताते हैं दोस्तों। आधार से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आधार होता है वो 3 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। लिखो इस बात को, चलिए इसको मैं उदाहरणों से समझाऊंगा आपको एक एक को। आधार 3 प्रकार का कैसे होता है, कौन कौन सा होता है, कैसे उसमें से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो चलिए लिखें, आगे यहां से लिखेंगे आप आधार 3 प्रकार का होता है। आधार
तीन प्रकार का होता है। देखिए बहुत ही मोस्ट फैक्ट है बच्चों, ये आधार तीन प्रकार का होता है। नंबर एक लिखें, सबसे पहला प्रकार लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखें, पहला प्रकार है औपश्लेषिक आधार। लिखें औपश्लेषिक आधार, ठीक है, एक नंबर हो गया। इसके बाद में चलो एक एक को समझा देते हैं, उसके बाद में आगे बता देंगे। देखो एक एक को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरा बता देंगे। औपश्लेषिक आधार क्या होता है, ये हमारे सामने पहला प्रश्न बन गया। पहले तो ये कि भाई आधार तीन कौन कौन से होते हैं, तो एक बार ऐसा करते हैं, हम नाम यहां लिख देते हैं छोटा सा, फिर एक एक को समझा देंगे, ठीक है। आप इनको लिखना मत, केवल हम बता रहे हैं कि तीन कौन से होते हैं। देखो एक तो होता है बच्चों औपश्लेषिक आधार, इसके बाद में एक होता है वैषयिक आधार, और एक होता है आपका बच्चों तीसरा कौन सा, अभिव्यापक आधार। कौन सा होगा, अभिव्यापक आधार। अब यहां पर हमने तीनों लिख दिए हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। पहला है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैषयिक आधार, और तीसरा आपका है अभिव्यापक आधार। अब इनमें पहला जो है उसको हम सीख रहे हैं, औपश्लेषिक आधार क्या होता है। औपश्लेषिक आधार, तो सुनिए, इसके लिए आपको दो शब्दों के बारे में जानना होगा। इसके लिए एक होता है आधार और एक होता है आधेय। देखो आधार हम आपको बता चुके हैं, आधार और आधेय इसके बारे में सुन लो कि औपश्लेषिक आधार होता क्या है। आधार और आधेय में जहां पर संयोग अल्प समय के लिए होता हो, दोबारा सुन लो, औपश्लेषिक आधार क्या होता है, जहां पर आधार व आधेय के मध्य में अल्प समय के लिए संयोग होता हो या संबंध होता हो, उसको हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। मतलब अल्प समय के लिए इनमें संबंध रहेगा, बस कुछ समय के लिए इनमें संबंध होता है। किस किस में, आधार और आधेय में। अब आधार तो आप समझ गए, आधेय क्या है उसको भी मैं समझा देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रैक्टिकल करके। देखिए बच्चों, यहां पर हमारे हाथ पर यह पेन रखा हुआ है, इसी उदाहरण से मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। अब यहां पर देखिए, हमने आपसे कहा कि हमारा हाथ क्या है, आधार है इस पेन का। हाथ क्या है, आधार, और जो पेन है हमारा ये आधेय, ये आधेय है। कितना आसान है बताइए, कहां दिक्कत आई इस पे। मान लो कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी आपके लिए आधार है और आप जो बैठे हैं ना खुद, वो आधेय हैं। ऐसे आपको समझना है। जैसे आप विशेषण विशेष्य समझते हो, उपमान उपमेय समझते हो, सेम स्थिति यहां पर भी है। तो समझ गए होंगे, आधार जो है हमारा हाथ हो गया और पेन हमारा आधेय हो गया, क्योंकि ये इस पर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपको यहां समझना है। तो यहां पर हमने बताया कि जहां आधार व आधेय का जुड़ाव या संयोग या संबंध अल्प समय के लिए होता हो, उस आधार को हम औपश्लेषिक आधार कहते हैं। क्लियर। अब इस बात को लिखें, फिर उदाहरण समझाऊंगा मैं आपको। लिखो, आप इसको लिख लीजिए, इनको तो मिटा देते हैं। लिखें सभी, यहां से नोट करें आप। जहां आधार व आधेय का जुड़ाव या संयोग, जुड़ाव संयोग या संबंध अल्पकाल के लिए होता हो, अल्पकाल के लिए होता है, वहां औपश्लेषिक आधार होता है। औपश्लेषिक आधार होता है। देखिए, जहां पर आधार और आधेय का जुड़ाव या संयोग या संबंध अल्प समय के लिए होता हो, उस जगह जो हमारा आधार होगा उसे कहेंगे औपश्लेषिक आधार। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मान लो आपने कोई पात्र है, जैसे आपका कोई भी पात्र हो सकता है जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, ठीक है। अब उसमें कढ़ाई भी हो सकती है, कुकर भी हो सकता है आपका, और पतीला हो सकता है, और बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं जिसमें हम सब्जी इत्यादि बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने सब्जी बना ली उसमें, ठीक है। तो अब सब्जी का उसके साथ में कनेक्शन है कि नहीं,
जिसमें आपने बनाई है, जैसे कुकर में बनाई तो कुकर के साथ में जुड़ाव है उसका, सब्जी का मतलब संयोग हो रहा है, तो इनका आधार हो गया, ठीक है, सब्जी का आधार बन गया कुकर। अब ये कुछ समय के लिए ही तो है आधार, ऐसा तो है नहीं कि भाई परमानेंट हो गया, आपने सब्जी बनाई और सब्जी को खा लिया, साफ कर दिया, मांज के रख दिया आपने, क्लियर हो गया। तो कुछ समय के लिए आधार हुआ, आप विद्यालय चले गए, आप बैठ गए क्लास में, स्टूलों पर बैठे या किसी टेबलों पर बैठे, कुछ किसी पर भी बैठे, दरी पट्टी पर बैठे, उसके साथ में आपका क्या हो गया, जुड़ाव हो गया, लेकिन वो कुछ समय के लिए तो है जुड़ाव, ऐसे थोड़ी परमानेंटली चिपक के कुर्सी को लेकर साथ में चल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो कुछ समय के लिए जुड़ाव हुआ, आप कहीं गए किसी के घर पर, आप उन्होंने चटाई बिछा दी, आप चटाई पर बैठ गए, बतरा लिए, बातचीत हो गई आपकी, ठीक है, आपस में जो भी बातचीत करनी थी वो कर ली, फिर कहा कि चले साहब घर, ठीक है। अब आप चटाई से उठ करके घर जा रहे हैं, तो चटाई के बीच में, यानी चटाई और आपके साथ में जो आधार है वो औपश्लेषिक आधार ही तो है, चटाई तो आधार बन गया और हम उस पर बैठे हैं, तो हम क्या है, आधे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए है वो संयोग, वो जुड़ाव कुछ समय के लिए है, ऐसे तो नहीं कि चटाई साथ साथ में जाएगी अपने, संभव नहीं। तो ऐसा जो आधार रहेगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा, औपश्लेषिक आधार। ये उदाहरण है सारे के सारे, प्रैक्टिकली उदाहरण है, अब इनको लिख लीजिए आप। चलो लिखें इसका उदाहरण, पहले का उदाहरण हम लिखवा रहे हैं, तो सबसे पहला उदाहरण लिखें, कटे आस्ते। कटे आस्ते, ये प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा, कटे आस्ते। देखो आस्ते का मतलब होता बैठता है, कटे यानी क्या होता है बच्चों, चटाई होता है, कटे यानी चटाई, चटाई पर बैठता है, चटाई पर। हमने अभी बताया कि कोई गए कहीं पर, आप उसने चटाई बिछाई, चटाई पर बैठ गए आप, तो चटाई के साथ में जो संयोग हुआ है, तो चटाई हमारा क्या है, आधार है, आधार। और हमने कहा कि जो आधार होता है ना उसी को अधिकरण कहते हैं, और हमने फिर आगे बताया कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है, तो हमने यहां सप्तमी लगा दी, राम की तरह। राम का रूप बोलिए, रामे रामयो रामेशु, सप्तमी यही तो होती है भैया, तो यहां पर रामे में, रामे की तरह यहां हमने लगा दी सप्तमी। ऐसे आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, लिखिए आगे उदाहरण, बसयाने तिष्ठति। अब बसयान में कोई भाई ठहर गया, बसयान में कोई चला जा रहा है, तो बसयाने तिष्ठति। अब यहां पर बसयान जो है उसके साथ में कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए उसका संयोग है। अब बस में आप बैठे, आपका स्टेशन आ गया, ठीक है, उतर गए आप, संयोग खत्म हो गया, फिर आगे आप उसमें बैठ गए, किसमें, ऑटो रिक्शे में, ऑटो रिक्शे के साथ में संयोग हो गया आपका, फिर कुछ समय बाद में उसमें से उतर गए, तो अल्प समय के लिए आधार बन रहा है हमारा, अल्प समय के लिए, ठीक है ना, ऐसे आप समझिए। आगे है, लिखें आप, सबसे मोस्ट उदाहरण है स्थाल्याम। स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम पचति। स्थाली का यहां मतलब होता है बच्चों कोई भी ऐसा पात्र जिसमें सब्जी इत्यादि बनाई जाती हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो पात्र, आपका कोई भी पात्र हो सकता है, उसको स्थाली संस्कृत में कहा जा रहा है, स्थाली। अब स्थाली के अंदर क्या बनाते हैं, सब्जी पकाते हैं। तो हमने आपसे कहा कि भाई सब्जी बन गई, उसके बाद में खा ली, साफ करके उसको रख दिया, तो संयोग उसका समाप्त हो गया ना, कुछ समय के लिए संयोग रहा, तो यहां पर स्थाली में हमने सप्तमी लगाई, तो स्थाली में जैसे नदी होता है ना, उसकी तरह रूप बनेगा उसका, नद्याम स्थाल्याम, इस तरह से बना सकते हैं आप। एक उदाहरण और लिख सकते हैं आप, लिखें तो भूमऊ, देखो भूमऊ शेते। भूमऊ शेते का मतलब होता है भूमि पर सोता है। अब कोई भूमि पर सो गया बेचारा, ठीक है, कोई स्थान नहीं था, नींद आ रही है बहुत तेज, तो कहीं भी सो जाएगा आदमी, नींद आ गई, सो गया भूमि पर, अब कुछ समय के लिए तो सोएगा, फिर उसके बाद में झक के फिर चल दिया आगे। तो यहां भूमि क्या हो गया, आधार हो गया उसका। कौन सा आधार हो गया, औपश्लेषिक आधार। उनका जो श्लेष है, उनका जो चिपकना है, उनका जो जुड़ाव है, उनका जो संयोग है, वो अल्प समय के लिए होता है। तो भूमि में हमने सप्तमी लगाई, भूमऊ, हरि की तरह मान लो, हरऊ, ऐसे, ठीक है ना, अलग अलग रूप है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से आप हरि की तरह मान सकते हैं ऐसे। तो ये सारे उदाहरण हो जाते हैं औपश्लेषिक आधार के, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, वैसे हम प्रॉब्लम छोड़ते नहीं हैं, जहां पर आपको शंका हो सकती है, जहां आपका प्रश्न हो सकता है, मैं उसको साथ में ही बता देता हूं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2 आधार, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद में नंबर 2 आधार हमारा कौन सा है बताइए बच्चों, वैषयिक आधार। तो लिखें अब वैषयिक आधार, नंबर 2 आधार लिखें, वैषयिक आधार। अब देखो वैषयिक आधार क्या होता है, तो ये होता है बच्चों विषय से संबंधित आधार है हमारा। कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय। अब केवल विषय का मतलब ये नहीं है जो आप पढ़ते हो कि भाई जैसे आपने गणित ले ली, हिंदी ले ली, अंग्रेजी ले ली, विज्ञान ले ली, संस्कृत ले ली, ये विषय केवल ये ही नहीं है। विषय कोई भी हो सकता है, टॉपिक। जैसे मान लो कोई 3-4 बच्चे हैं और बातचीत कर रहे हैं क्लास में बैठ करके, ठीक है, आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मस्ती से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। किसी ने पूछा क्या मैटर है भाई, क्या टॉपिक है, किस बिंदु पे चर्चा हो रही है आजकल, बड़े हंस रहे हो आप,
ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया, कौन सा टॉपिक है ऐसा? अरे किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो आप बताओ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वहां पर जो आपने अभी बोला कि किस विषय पर बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा चल रही है, तो यहां वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जैसा कि हम समझ रहे थे। गणित अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई भी आपका कोई भी मैटर हो सकता है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ना, वो सब का सब क्या कहलाएगा? आपका विषय कहलाएगा। विषय जैसे कोई मोक्ष के बारे में चर्चा चल रही है, मोक्ष के विषय में, तो यहां मोक्ष हमारा विषय हो गया। क्या हो गया बच्चों? मोक्ष हमारा विषय हो गया। दर्शन के बारे में, दर्शन के विषय में चर्चा चल रही है, दर्शन क्या है, दर्शन के बारे में लोग सीख रहे हैं, ज्ञान उपदेश इत्यादि चल रहे हैं, तो यहां पर विषय हमारा दर्शन हो गया, दर्शन। ठीक है, भगवान के विषय में बातचीत चल रही है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया भगवान। ऐसे तो ये है हमारा विषय का मतलब। तो इसमें लिख लीजिए आप, किसी विषय से संबंध रखने वाला आधार लिखें आप, किसी विषय से संबंध रखने वाला आधार, आगे लिख लेना आप, वैषयिक आधार कहलाता है। किसी विषय से संबंध रखने वाला आधार वैषयिक आधार कहलाता है। अब हमने आपको बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अभी समझा दिया कि विषय क्या है, बताया था ना अभी, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण लिख लो, इससे और समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, सबसे मोस्ट उदाहरण है, मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति, ठीक है, इसका मतलब है मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है उसकी, मोक्ष में इच्छा है उसकी, ऐसा यहां मतलब है। अब इस जगह पर मोक्ष हमारे लिए क्या है? आधार है। इसीलिए हमने यहां पर सप्तमी लगाई मोक्ष में। और मोक्ष में सप्तमी कैसे लगती है भाई? इसमें लगती है राम की तरह। जैसे राम का रूप बनता है, सेम टू सेम आप मोक्ष में लगाएंगे तो बना लेंगे मोक्षे। जैसे राम में बनाते रामे, तो सेम बन रहा है। आगे उदाहरण लिखें बच्चों। जैसे मान लो किसी की गणित विषय में बहुत रुचि है तो हम लिखेंगे गणिते रुचि ही। अब यहां पर ये विषय गणित है हमारा, तो गणित में हमने लगा दी सप्तमी। इसके बाद में आगे लिख सकते हैं व्याकरणे रुचि या संस्कृत व्याकरणे रुचि, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं संस्कृत व्याकरणे रुचि ही, ठीक है। अब किसी की भी रुचि हो सकती है, तो संस्कृत व्याकरण जो है ये हमारा क्या हो गया? यहां पर विषय हो गया। और विषय होने के कारण यहां पर हम क्या कहेंगे? इसको वैषयिक आधार कहेंगे। और वैषयिक आधार होने से यहां इसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करके हमारे दो आधार हो जाते हैं। पहला हमने बताया औपश्लेषिक आधार, दूसरा हमने बताया वैषयिक आधार। अब हम तीसरे आधार पर चलते हैं बच्चों, अभिव्यापक आधार। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। और तीसरा हमारा जो आधार है, यानी कि लास्ट आधार है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए लिखें, तीसरा आधार कौन सा है बच्चों? बताइए। तीसरा आधार है हमारा अभिव्यापक आधार। तो आप नोट करेंगे अभिव्यापक आधार। अब अभिव्यापक आधार क्या होता है, इसको आप समझें। इसका मतलब है, देखो, अभिव्यापक का मतलब होता है जिसका फैलाव या जिसका विस्तार बहुत ज्यादा क्षेत्र में रहता हो, ठीक है, जिसका एरिया बहुत बड़ा होता हो, उसको कहते हैं अभिव्यापक। समझ गए होंगे आप। तो इसमें हम यूं समझ सकते हैं कि जहां पर आधार और आधेय का संबंध विस्तृत क्षेत्र को मतलब घेरे हुआ होता हो या व्यापक रूपेण होता है, ठीक है। आधार और आधेय का संबंध जहां पर व्यापक रूप से होता है उसको कहेंगे अभिव्यापक आधार। कैसे? उदाहरण से समझो आप, उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हमने कहा तिलों में तेल है, तिलों में तेल है। अब तिलों के अंदर तेल है, ये हमने कहा। अब आप कहीं भी चले जाओ, जहां पर तिल है वहां तेल तो होगा ही, निश्चित सी बात है। अब कोई एक आध में ना निकले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। अब जहां भी तिल है उस तिल में तेल तो निकलेगा ही ना। सभी में आत्मा है। अब बताओ, सभी में आत्मा है कि नहीं? आत्मा सब में है। तो ये जो आधार है हमारा, ये अभिव्यापक है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा। इसका फैलाव बहुत बड़े क्षेत्र में है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका क्या है? एरिया है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो हमारे अभिव्यापक आधार के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसको लिखें आप। चलिए लिखो, जहां आधार व आधेय का संबंध व्यापक रूपेण होता है, व्यापक
रूपेण होता है वहां पर अभिव्यापक आधार होता है। हमने अभी एग्जाम्पल से आपको इस बात को स्पष्ट किया था। ठीक है, अब इसमें उदाहरण लिखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है हमारा तिलेषु तैलमस्ति। देखो, तिलों में तेल है। हमने कहा कि जहां भी तिल होंगे उनमें तेल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर जो हमारा तिल है ना, ये हमारे लिए क्या है, आधार बन गया। किसके लिए? तेल के लिए, क्योंकि तिलों के अंदर से तेल निकला है। तो तिल और तेल जो है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक रूप से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पर तिल होगा सर्वत्र आपको तेल मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए तिलों में तेल है। ये जो उदाहरण है हमारा, ये अभिव्यापक में आएगा। आप देख सकते हो यहां पर आप देखोगे तो अभी इसमें औपश्लेषिक आधार नहीं हो सकता, इसमें वैषयिक आधार नहीं हो सकता, इसमें होगा आपका अभिव्यापक आधार। आगे लिखो, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। देखो, सभी में आत्मा है। अब यहां पर जो सर्व शब्द है, इसमें हमने सप्तमी लगाई है, सर्वस्मिन। शब्द रूप याद होने चाहिए आपको। हमने पहले भी कहा कि शब्द रूप याद नहीं होंगे तो आपको हर मोड़ पर परेशानी होगी। पहले इसीलिए हमने शब्द रूप पढ़ाए थे, शब्द और धातु रूप। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लो आप। पयसी घृतम अस्ति। पयसी, पयसी घृतम अस्ति। अब देखो, घृतम यानी क्या होता है बच्चों? घी होता है, घी। और पयसी का मतलब क्या होता है? दूध होता है। तो दूध में घी है। हाँ, निश्चित सी बात है, दूध में तो घी होगा ही। अब आप दूध को जमाते हैं, उसमें थोड़ा सा खटाई डालते हैं, यानी कि जैसे कि छाछ डाल दी या दही डाल दिया, तो पूरा दूध हमारा जम जाता है, दही बन जाता है। फिर दही को आप बहुत ज़्यादा मथो, इतना परेशान करो घुमा घुमा के, ऐसे उसमें से बेचारे में से मक्खन निकल जाता है, घी निकल जाता है। घी तभी तो निकलता है। आप दही को इतना मथिए, इतना परेशान करिए घुमा घुमा के, कभी यूं घुमाइए, कभी यूं घुमाइए, कभी यूं घुमाइए, और उसी से बेचारा वो घी बाहर छोड़ देता है। ऐसे तो घी निकलता है। ठीक है ना। तो पयसी घृतम यानी दूध में घी है, ये तो निश्चित सी बात है। तो इसका जो क्षेत्र हुआ वो बहुत व्यापक है, सर्वत्र मिलेगा आपको। जहां जहां दूध होगा वहां आपको निश्चित रूप से घी मिलेगा। तो यहां पर पयस जो हमारा शब्द है, इसमें हमने सप्तमी विभक्ति लगाई, तो पयस शब्द है ये, पयस। पयसी रूप बनता है सप्तमी के एक वचन में। तो इस तरह से हमने यहां पर आपको तीनों आधार बता दिए। पहला आधार हमने बताया आपको औपश्लेषिक आधार क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि जहां पर आधार आधे का संयोग या जुड़ाव कुछ समय के लिए होता हो वो हमारा औपश्लेषिक आधार होता है। ठीक है, जैसे कटे आस्ते स्थाल्यम पचति। इसके बाद में 2 नंबर पे हमने आपसे कहा कौन सा? वैषयिक आधार, यानी जहां विशेष संबंधित आधार होता है वो हमारा वैषयिक आधार होता है। जैसे कि गणित में रुचि है, गणितीय रुचि अस्ति। ठीक है, इसके अलावा मोक्षे इच्छा अस्ति। हिंदी में है तो हिंद्याम रुचि अस्ति। इस तरह संस्कृत व्याकरणे रुचि अस्ति। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसके बाद में तीसरा और लास्ट हमने बताया था अभिव्यापक आधार। इसमें हमने कहा कि जहां पर आधार और आधेय का संयोग व्यापक रूप से होता हो वहां पर हमारा अभिव्यापक होता है। जैसे तिलेषु तैलमस्ति, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, पयसी घृतमस्ति। ऐसे और भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी उदाहरण हमने बताए, ये उदाहरण आपको याद रहने चाहिए, समझ में आने चाहिए, सीधा डायरेक्ट सवाल आपका आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमने अभी तक 2 सूत्र सीखे हैं बच्चों, 2। अब हम आगे सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्र और जानेंगे, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी हमारी ये। ठीक है ना, आज की जो विभक्ति है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला हमारा जो सूत्र है उसको भी जान लेते हैं। सिर्फ हमारे 2 सूत्र और बचे हैं। अब हम जान रहे हैं तीसरा सूत्र। लिखें तीसरा सूत्र। देखिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है हमारा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये हमारा तीसरा वाला सूत्र है। अब इस सूत्र को समझते हैं कि क्या है इसमें और इसका क्या मतलब है। पहले तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीका से समझा देता हूं। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पर आपको 2 वाक्य मिलेंगे। 2 वाक्य कैसे मिलेंगे सुन लो, अच्छे से समझ लो। जैसे एक उदाहरण समझाता हूं मैं, उस उदाहरण को यदि आप समझ जाते हैं तो इस सूत्र का मतलब समझ जाओगे आप। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, इस उदाहरण को समझो। इसमें 2 वाक्य हैं, यानी कि 2 क्रियाओं से 2 वाक्य आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के उदय होने पर पहली क्रिया हो गई सूर्य का उदय होना, उसके बाद में कमल खिलते हैं, दूसरी क्रिया हमारी इसमें हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो क्रिया पहले समाप्त हो रही होती है उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में, दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही इस वाले सूत्र का अर्थ है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जब एक क्रिया के बाद में कोई दूसरी क्रिया घटित होती है तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में हम क्या करते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाते हैं।
जैसे अभी हमने उदाहरण बताया कि सूर्य के उदय होने पर, तो सूर्य पहले उदय हुआ, उसके बाद में कमल खिलते हैं, बाद में कमल खिलते हैं। तो यहां पर पहले समाप्त होने वाली क्रिया कौन सी है? पहले समाप्त हो रही हो, जो पहले पूरी हो रही हो, वो है सूर्य का उदय होना। तो सूर्य में सप्तमी लगाएंगे और उदय होने में सप्तमी लगाएंगे, उसके बाद में कमल खिलते हैं, इसको हम सिंपल वाक्य बनाएंगे, कमलानि विकसंति, इस तरह से। तो ये इस सूत्र का हमारा अर्थ हो जाता है। इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं हमारे, वो सारे के सारे इसी सूत्र से बनते हैं। जैसे राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो पहले राम जी वन को चले गए, उसके बाद में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह के उदाहरण आप लिख सकते हैं। सूर्य के अस्त होने पर बच्चे घर चले गए, सूर्य अस्त हो गया, खेलने आए बच्चे, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चलो चलो, तुरंत घर को भाग गए। तो पहले सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद में बच्चे घर चले गए। ऐसे वाक्य बनेंगे इसमें। तो अर्थ लिखो इसका, चलिए अर्थ लिखें। बहुत ही अच्छा है, इसके उदाहरण बहुत जगह आपको मिलते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। लिखो, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर, एक क्रिया के समाप्त होने पर किसी दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहां पूर्व में समाप्त होने वाली क्रिया व उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। ये लिखो आप। मैंने इसमें सारा कुछ लिख दिया है, जितना मैंने आपको समझाया था वो इसमें लिखा हुआ है। देखो, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर, एक क्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, दूसरी क्रिया जब मिले आपको आगे, तो कह रहे हैं कि वहां पूर्व में समाप्त होने वाली क्रिया, जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है, उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में, दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। समझ में आ गया होगा। एकदम सरल तरीका से मैंने प्रैक्टिकली उदाहरणों के माध्यम से समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों आपको। अब उदाहरण लिखो, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखो, उदाहरण है, अभी हमने बोला आपको, सूर्य उदिते कमलानि विकसंति, सूर्य उदिते कमलानि विकसंति। अब यहां पर देखिए, इसमें है सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। तो हमने कहा कि पहले जो क्रिया समाप्त हो रही है, तो यहां पर पहली क्रिया हो रही है हमारी सूर्य का उदय होना। तो सूर्य पहले उदय हुआ, उसके बाद में कमल खिलते हैं। तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया हमारी उदय होना है, तो उसमें सप्तमी लगाई उदिते, और उसका जो कर्ता है सूर्य, उसमें भी सप्तमी लगाई सूर्य। तो सूर्य उदिते, फिर कमल खिलते हैं। इसको एक सिंपल वाक्य जैसे हम बनाते हैं, कमलानि विकसंति, ऐसे हमने बना दिया। इस तरह का उदाहरण आपको इसमें मिलता है। आगे इसमें और उदाहरण लिखें आप। रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथ है प्राणान एत्यजत। देखिए, रामे वनम गते यानी राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो पहले राम जी वन को गए, तो पहले क्रिया हुई राम जी का वन चला जाना, राम जी वन को चले गए। उसके बाद में जो क्रिया हुई कौन सी? दशरथ ने प्राण त्याग दिए। लेकिन हमने कहा कि जो पहले समाप्त हो रही है क्रिया, उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में दोनों में सप्तमी लगाएंगे। तो हमने राम में लगाई रामे और वन गए, तो इसमें लगाई वनम गते, तो गते लग गई। यहां पर सप्तमी यहां भी है, सप्तमी यहां भी है। इस तरह से हम इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं बच्चों। एक उदाहरण और लिख सकते हैं आप, जैसे वसंत काले संप्राप्ति, काके है पिक है। एक श्लोक चलता है हमारा, उस श्लोक की ये पंक्ति है आपकी। इसमें कह रहे हैं कि वसंत काल के आने पर, जैसे वसंत काल आ गया, उसके बाद में आगे है कि काक काक हो जाता है, पिक पिक हो जाती है। एक श्लोक है, काकः कृष्णः पिक कृष्ण को भेदा पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः।
ठीक है, यानी कि जो कोयल होती है और कौवा होता है उन दोनों में देखने से कोई अंतर नहीं आता है, दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे ही वसंत काल आता है तो वसंत काल आने पर कौवा कौवा हो जाता है और पिक पिक हो जाती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो बोलने से अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस तरह का उदाहरण यहां आपको देखना होता है। तो ये सारे के सारे उदाहरण आप लिख लेंगे, इनको समझ गए होंगे आप। उदाहरण के साथ में मैंने अर्थ बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है सूत्र? ठीक है ना। अब एक सूत्र लास्ट और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। छोटा सा सूत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, चलो उसको भी देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारा एक लास्ट सूत्र और है चौथे नंबर का, उसको भी हम समझ लेते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सूत्र है, तो सूत्र नोट करें सबसे पहले तो, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, ये हमारा सूत्र है और ये लास्ट सूत्र है हमारा सप्तमी विभक्ति का, लास्ट। देखो इसका क्या मतलब है, मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा आपको यहां समझाता हूं। जैसे कोई समूह होता है, समुदाय या समूह, जब किसी समूह या समुदाय में से हम किसी एक अवयव को श्रेष्ठ बताएं, अच्छा बताएं, ठीक है, एक अवयव का निर्धारण करें, हम बहुत में से जब एक का निर्धारण करें, तो जहां से हम निर्धारण कर रहे हैं उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं बच्चों। यही इस वाले सूत्र का अर्थ है। जैसे हमने कहा कि जितने भी छात्र हैं कक्षा में, उन छात्रों में राम चतुर है, तो हमने पूरे छात्रों के इस समुदाय में से, एक पूरे छात्रों के समूह में से हमने राम का निर्धारण कर दिया। तो जहां से निर्धारण किया, तो हमने छात्रों से निर्धारण किया है, तो हमने छात्र जो है उसमें षष्ठी भी लगाएंगे और सप्तमी भी लगाएंगे, दो विभक्तियों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। यही इसका अर्थ है। लेकिन जो निर्धारण हम करेंगे बच्चों, वो चार तरह से निर्धारण इसमें होता है। जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और संज्ञा के आधार पर। इन चार तरह से जब हम निर्धारण करेंगे किसी एक चीज का, जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो जाति के आधार पर कर दिया, ऐसे हम क्रिया के आधार पर करेंगे, ऐसे हम गुण के आधार पर और ऐसे ही हम संज्ञा के आधार पर। तो ये हमारे इस सूत्र का अर्थ है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब इसको लिख लो आप, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखो, जाति, गुण, क्रिया व संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय में से, किसी समुदाय का मतलब बच्चों या समूह होता है, अंग्रेजी में जिसको हम ग्रुप कहते हैं, किसी समुदाय या समूह में से एक अवयव का निर्धारण करते हैं, तो निर्धारण करते हैं तो जहां से करते हैं, तो जहां से निर्धारण किया जाता है वहां षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, हमने लिखा कि जाति, गुण, क्रिया व संज्ञा के आधार पर जब किसी एक समुदाय से एक अवयव का निर्धारण करते हैं, ठीक है, तो जहां से निर्धारण किया जाता है वहां षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी बात को मैंने अभी समझाया था उदाहरण से। तो अब इसके उदाहरण लिख लो, समझ में तो आ गया होगा। अब मैं चारों के उदाहरण आपको लिखा देता हूं अलग अलग। जैसे सबसे पहला हमारा उदाहरण जाति के आधार पर, देखो आप, जाति के आधार पर क्या उदाहरण हो सकता है, तो लिखेंगे नराणाम या फिर नरेशु, दोनों आप लिख करके अलग अलग भी बना सकते हो, और दोनों मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है। नराणाम नरेशु द्विजय है, श्रेष्ठ है। देखो, नराणाम नरेशु, तो यहां पर नर जो है मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो यहां पर हमने षष्ठी लगाई। हमने कहा कि षष्ठी और सप्तमी दोनों लग सकती हैं, तो षष्ठी लगाई तो नराणाम बना, और सप्तमी लगाई तो नरेशु बना। और कौन श्रेष्ठ है? द्विज श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण होता है। तो इस तरह से हमने जाति के आधार पर निर्धारण किया है, ठीक है, पूरे एक समुदाय में से ऐसे। नंबर 2 लिखें गुण। गुण के आधार पर देखिए आप, गुण के आधार पर लिखेंगे आप गवाम, गोशु, कृष्णा, बहुक्षीरा। देखो यहां पर लिखा है हमने गवाम, गोशु, कृष्णा, बहुक्षीरा, यानी गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। अब बहुत बड़ा एक समुदाय है गायों का, बहुत सारी गायें हैं। हमने उन सभी गायों में से सेलेक्ट करके कहा, निर्धारण किया कि इन गायों में जो काली गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। क्या देने वाली है? बहुत दूध। अब आप बताइए निर्धारण किस में से किया हमने? गायों में से। तो हमने कहा कि जहां से निर्धारण किया जाता है वहां षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती हैं। तो हमने गवाम,
गवाम यहां षष्ठी का बहुवचन का रूप है, गोशु सप्तमी का बहुवचन का रूप है, दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। इस तरह से वाक्य बनता है। इनको अलग अलग भी बना सकते हो आप, जैसे कि गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। आगे देखो 3 नंबर पे है क्रिया के आधार पे। क्रिया के आधार पे लिख सकते हैं गच्छताम, गच्छताम या फिर गच्छत्सु, धावन, शीघ्र। देखो यहां पर क्रिया के आधार पर किस तरह से हम लिखेंगे, देखो किस तरह से समझेंगे। गच्छताम गच्छत्सु धावन शीघ्र, इसका मतलब है कि जाने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। बिल्कुल सही सी बात है भाई। जैसे मान लो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ठीक है, अपने घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और कुछ लोग दौड़ लगा के जा रहे हैं, तो बताइए दौड़ने वाला पहले पहुंचेगा कि चलने वाला? सीधी सी बात है, दौड़ने वाला। तो हमने जो बहुत सारे चलने वाले लोग थे उनमें से सेलेक्ट किया कि जो दौड़ने वाला होगा वो पहले जाएगा। तो गच्छताम में षष्ठी का बहुवचन का रूप लिखा, गच्छत्सु सप्तमी का बहुवचन है, धावन शीघ्र, ठीक है ना, शीघ्र पहुंचता है। लास्ट और चौथा हमारा है संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर लिखेंगे छात्राणाम, या फिर सप्तमी लगाएंगे तो छात्रेषु राम है पटु। देखो हमने लिखा संज्ञा के आधार पर छात्राणाम छात्रेषु राम है पटु, इसका मतलब है कि जो हमारे छात्र हैं बहुत सारे, उनमें राम चतुर है, मतलब पटु है, राम पटु है। तो हमने बहुत सारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनमें से निर्धारण किया। तो कहां से निर्धारण किया? छात्रों से। किसका किया निर्धारण? राम का, कि राम पटु है, चतुर है भाई। तो यहां पर हमने षष्ठी भी लगाई और सप्तमी भी लगाई। षष्ठी लगाएंगे तो छात्राणाम और सप्तमी लगाएंगे तो छात्रेषु राम है पटु। इस तरह से इसमें वाक्य बनता है। तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सरल करके इसको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें जरूर कमेंट करना, उस सवाल को टाइप करके हमें बताना, जिससे कि हम उसको और अच्छे से आपको बता सकें दोस्तों। इस तरह से मित्रों आज की हमारी ये क्लास पूरी हो जाती है, और इसी क्लास के साथ में हमारा कारक प्रकरण जो था वो भी पूरा हो जाता है। इस कारक प्रकरण में हमने आपको सारा कुछ बता दिया, जो कुछ आपके लिए मोस्ट है, जो कुछ एग्जाम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक मैंने आपको सारे नियम बता दिए, सारे कारक आपको मैंने समझा दिए हैं। इस क्लास को आप बार बार देखना, सुनना, जितनी बार देखोगे सुनोगे, इसके नोट्स बना रखे हैं तो उसका आप रिवीजन करना, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ आपके 2 टॉपिक बचे हैं, उनको भी मैं आपको बहुत जल्द पूरा करवा दूंगा। उसके बाद में फिर मैं आपको जैसे कि जो मोस्ट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, या फिर पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर में कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं वो मैं बताऊंगा, पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस टॉपिक को अभी लास्ट टाइम में किस तरह से तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम कम समय में रिवीजन करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा आपसे, तो चैनल से जरूर जुड़ जाना, और लास्ट में 3 काम करके ही जाना। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। उसमें लगातार क्लासेज नहीं मिल पाएंगी, जो कुछ हम बताएंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो को भेजें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। इस ज्ञान को जितना आप बांटोगे दोस्तों उतनी ही इसमें वृद्धि होती है। यही सरस्वती माँ के इस ज्ञान के खजाने की सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अच्छे से तैयारी करते रहना। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, और लास्ट में कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आज़ाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।